चलिए, पिछली क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपको संविधान के बारे में बता रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको बताते हुए विधायिका आपको समझा रहे थे, लेजिस्लेशन कि विधायिका क्या होती है, और उसको बताते हुए आपको बताया था कि जो कानून बनाने वाली हमारी संस्था है वही विधायिका कही जाती है। और ये दो तरीके से काम करती है, केंद्रीय विधायिका और एक राज्य की विधायिका, जिसमें केंद्रीय विधायिका आपको बता रहे थे, और केंद्रीय विधायिका में क्या होती है, संसद यानी पार्लियामेंट। और संसद में बताया था कि तीन चीज़ें होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में आपको बताया था कि राष्ट्रपति की योग्यताएं, निर्योग्यताएं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनका हटाया जाना, उनकी शक्तियां। फिर उसके बाद बताया था कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं हो सकता, तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया था, वाइस प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद राज्यसभा की संरचना आपको बताए थे, और बताया था कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो राज्यों से लिए जाते हैं। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है शेड्यूल 4 में, और उसी के अकॉर्डिंग सीटें बांटी गई हैं, और वही राज्यों के जो विधायक होते हैं, एमएलएज होते हैं, तो जिस राज्य में विधायकों की जितनी संख्या होती है उसके हिसाब से उनका सीट बांट दिया जाता है। फिर इसके बाद आपको बताया था लोकसभा। लोकसभा में बताया था कि अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, 552। फिलहाल कितने हैं, 550। इस अरे 545, इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, 543+2, जिसमें 543 क्या है, निर्वाचित है, इलेक्टेड, और दो क्या है, मनोनीत है। मनोनीत सदस्य आपको बताया कि आर्टिकल 331, राष्ट्रपति किसको मनोनीत करते हैं, एंग्लो इंडियंस को, आंग्ल भारतीय को। लेकिन अब बताया कि 104वें संशोधन से प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। ठीक। फिर बताया कि निर्वाचित सदस्यों में 524 राज्यों से होते हैं और 19 केंद्र शासित राज्यों से, यूनियन टेरिटरीज। हालांकि अधिकतम सीटें 20 सीटें रिजर्व हैं यूनियन टेरिटरीज के लिए। पूछा जाता है केंद्र शासित राज्यों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें रखी गई हैं, 20 सीटें हैं, फिलहाल 19 है। फिर इसमें बताया था कि एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन आर्टिकल 331, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का अनुच्छेद 330, जिसमें बताया था कि शेड्यूल कास्ट के लिए कितने हैं, 84, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 है। और लोकसभा में शेड्यूल कास्ट में सबसे ज़्यादा सीटें यूपी से हैं, 7 सीटें, और अनुसूचित जनजातियों के लिए मध्य प्रदेश से 6 सीटें हैं। ठीक। और 17 राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लोकसभा के लिए दिया गया है। फिर सदस्यों की योग्यता आपको बताया था कि मिनिमम एज कितनी होती है, 25 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा नहीं है। अनुच्छेद 83(3) के अनुसार इनका कार्यकाल 5 साल का होगा, और 5 साल कब से लिया जाएगा, जिस दिन पहली बैठक होगी, फर्स्ट सिटिंग से 5 साल लिया जाएगा। हालांकि उसके पहले भी उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। अब एक सवाल इसमें एक जनरल सा है, क्या लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, 5 साल से अधिक एक्सटेंड हो सकता है। आपको बताया था जब इमरजेंसी लगती है, 352 की कंडीशन आपको बताया था कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो उस कंडीशन में एक एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब एक एक साल के लिए कितनी बार बढ़ाया जाएगा इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितनी बार चाहे तो, लेकिन वो केवल 352 आपको बताया था इमरजेंसी के केस में, राष्ट्रीय आपात के केस में। चलिए, फिर इसके बाद बताया कि लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर, जो जनरली सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, उसको दो जिम्मेदारियां दी जाती हैं। पहला काम कि सभी जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको ओथ कराएंगे, शपथ, और अगले स्पीकर का चुनाव कराएंगे, वो अपने पद से हट जाएंगे। ठीक। फिर लोकसभा अध्यक्ष आपको बताया था स्पीकर अनुच्छेद 93 में कि लोकसभा अपने ही सदस्यों में से क्या चुनती है, अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है। तो लोकसभा स्पीकर जो बताया था कि साधारण बहुमत द्वारा चुना जाता है, सैलरी इसकी 4 लाख है। वो एक साधारण सदस्य की बात ही शपथ लेता है, अध्यक्ष का कोई शपथ ग्रहण नहीं होता। और बताया था कि रिजाइन वो किसको देंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और बताया था कि मतदान के अधिकार के बगैर अपनी समझ शक्तियों का वो इस्तेमाल करते हैं, उनको बस वोटिंग राइट्स नहीं होती। एक कंडीशन होती है जब वो वोट करते हैं कि जब आपको बताया था आर्टिकल 100, जब किसी मामले पर मतदान हो जाए। और सेम यही पावर राज्यसभा के सभापति को भी होती है कि बराबरी की स्थिति में राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वोट करते हैं, हालांकि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। ठीक। फिर आपको बताया कि ये जो लोकसभा है, अरे सॉरी, ये जो स्पीकर होते हैं, एक कंडीशन और बनती है कि जब स्पीकर वोट करते हैं, वो कंडीशन तब होती है कि जब कोई प्रस्ताव खुद उनके खिलाफ आया हो। लेकिन जब उनके खिलाफ कोई प्रस्ताव आएगा तो फिर वो पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, वो साधारण सदस्य की भांति हिस्सा लेते हैं और नॉर्मल मेंबर की भांति वोट करते हैं, न कि स्पीकर को। स्पीकर की हैसियत से केवल एक कंडीशन में वोट करते हैं। और बताया था आर्टिकल 122 की संसद में जो भी काम होगा उसका किसी भी कोर्ट में कोई भी जांच नहीं की जाएगी। यहाँ तक आपको बता दिया था। फिर लोकसभा के कुछ फैक्ट्स भी आपको लिखवाए थे स्पीकर की। पहली महिला स्पीकर कौन थी, मीरा कुमार। 2 बार कौन कौन बने, नीलम संजीव रेड्डी स्पीकर के बाद
राष्ट्रपति बने। ठीक, यहाँ तक हो गया था। अब होता क्या है कि हर 5 साल बाद लोकसभा के क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, लोकसभा इलेक्शन होता है। ठीक, तो जब लोकसभा का चुनाव हर 5 साल बाद होगा, ठीक, तो जिस भी पार्टी को लोकसभा में मेजोरिटी मिलेगी, बहुमत मिलेगी, और बहुमत का मतलब बताया था कि हमारे यहाँ कितना होता है, 50% प्लस 1। ठीक, अब लोकसभा की बताया था कि सदस्य संख्या कितनी है, 543, 543। अब 543 का 50% प्लस 1 कितना आएगा, बताइए। 543 का 50% प्लस 1 निकालिए, कितना होगा? 543 का आधा कितना होगा, 540, 250, 20, 270, 71 और 272। तो जिस भी पार्टी को लोकसभा में 272 या उससे अधिक सदस्य मिले, जिस पार्टी को, उसी पार्टी का क्या माना जाएगा, बहुमत माना जाएगा, मेजोरिटी, कि उस दल को क्या मिला है, बहुमत मिला। अब मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव हुआ, किसी भी पार्टी को 50% प्लस 1 यानी 272 से ज़्यादा सीटें नहीं मिली, तो यानी किसी भी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। बोलते हैं ना कि हंग असेंबली आई या स्पष्ट जनादेश नहीं आया, मिला जुला है, किसी को भी 272 प्लस नहीं मिला, तो फिर मेजोरिटी नहीं मिलती किसी को। जब मेजोरिटी नहीं मिलती तो उस कंडीशन में गठबंधन किया जाता है, अलायंस किया जाता है, और अलायंस करके किसी भी हाल में कितना होना चाहिए, 272 प्लस 1 भी कम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अगर चुनाव में मिल गया तो ठीक, नहीं तो अन्य दलों से समर्थन ले सकते हैं, और उसी 272 प्लस सदस्य बैठक करेंगे। क्या करेंगे, सिटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, और जो बैठक करके अपना एक लीडर चुनेंगे, अपना एक नेता चुनेंगे, मेजोरिटी वाले, बहुमत वाले लोग। ठीक, अब जैसे मान लिया कि इस बार लोकसभा का चुनाव हुआ, पिछले 2-3 बार से क्लियर मेजोरिटी मिल जा रही है, किसी को भी 272 प्लस मिल ही जा रहा है, तो कम नहीं होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तो उसी को क्या बोलेंगे, बहुमत यानी मेजोरिटी। अब ये मेजोरिटी के लोग बैठक करेंगे कि भाई हमें जनता ने चुन लिया है, ये मान लिया जाएगा। फिर ये बैठक करके अपना एक लीडर चुनेंगे, अपना एक नेता चुनेंगे, कि भाई मेजोरिटी ने चुना एक व्यक्ति को अपना लीडर, नेता चुन लिया, और उस नेता का नाम चुन के वो भेजेंगे किसके पास, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति ये मान लेगा कि ये 272 यानी जो मेजोरिटी है, इस मेजोरिटी को चुना है किसने, जनता ने, और इस मेजोरिटी ने एक व्यक्ति को चुना, यानी जिस व्यक्ति को मेजोरिटी ने चुना वो व्यक्ति किसके द्वारा भेजा गया है, जनता द्वारा। तो क्योंकि वो जनता द्वारा भेजा गया है, इसलिए राष्ट्रपति उसी को अपॉइंट करेंगे पीएम, प्रधानमंत्री। उसको राष्ट्रपति क्या नियुक्त करेंगे, प्रधानमंत्री। तो अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन अपने मन से नहीं करेंगे। किसको अपॉइंट करेंगे, जिसको लोकसभा की मेजोरिटी ने चुना है। ठीक, यानी अगर पूछा जाए कि भारत में प्रधानमंत्री कौन होता है, तो भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता, लीडर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात। तो राष्ट्रपति ये मान लेता है कि इस व्यक्ति को किसने चुना है, जनता ने चुना। हालांकि जनता सीधा नहीं चुनती, आपको पहले भी कई बार बताया कि हमारे यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, हम लोग सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं चुनते, हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, प्रतिनिधि, सांसद चुनते हैं, या राज्यों में विधायक चुनते हैं। अब वो जाके किसी को चुन ले, कल को मेजोरिटी वाले सांसद इकट्ठा हो जाए, कहे कि हम अमित शाह को बनाएंगे प्रधानमंत्री, तो बन जाएंगे वो। ठीक, जैसे एमपी में हुआ कि एमपी में चुनाव हुआ, विधायक बैठे, फिर कहा कि हम शिवराज सिंह चौहान को नहीं, हम इसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, बना दें। कई बार आप देखें बीच से ही बदल जाते हैं, चीफ मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं, भाई मेजोरिटी वाली पार्टी की बैठक होगी, वो बोले कि हमने नया नेता चुना है, इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। समझ गए। तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते, हम लोग क्या चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। अब वो आगे जाके जिसको चुन ले, वो किसी को चुन ले, किसी का देवड़े को चुन ले, उसको मान लिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ सीधा लोकतंत्र, कहने के लिए हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन सीधा लोकतंत्र हमारे यहाँ नहीं है। हम सीधे सीधे अपने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को नहीं चुनते, हम किसको चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, और प्रतिनिधि आगे जिसको चुन ले। ठीक,
अब राष्ट्रपति ने चुन लिया प्रधानमंत्री और कहा कि भाई आप सत्ता में आइए, अब आपको सरकार चलानी है। तो बोले कि ठीक है साहब, चला लेंगे, लेकिन अकेले तो काम करेंगे नहीं। तो वो क्या करेंगे कि वो बोलेंगे कि भाई आप अपनी सहायता के लिए कुछ लोगों को चुनिए, कुछ लोगों का नाम भेजिए और उसको हम क्या बना देंगे, मंत्री बना देंगे। तो प्राइम मिनिस्टर सलाह देंगे और प्रधानमंत्री की ही सलाह पर क्या बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगे। ठीक। तो कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, अपने मन से नहीं। जिसको प्रधानमंत्री ने कहा उसी को क्या बना देंगे, कैबिनेट मंत्री। अब जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय है या वित्त मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, रेलवेज है। तो जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं तो उसमें एक व्यक्ति से काम नहीं चलता, क्योंकि हर मंत्रालय में कई सारे विभाग होते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो बड़े मंत्रालयों में क्या करते हैं कि कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए उनके जूनियर एक तरीके से राज्य मंत्री अपॉइंट किए जाते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो राज्य मंत्री कौन होगा, वो कैबिनेट मंत्री का समझ लीजिए कि जूनियर होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहा जाता है। अब जैसे एक वित्त मंत्री होगा तो 2-3 वित्त राज्य मंत्री हो जाएंगे। ठीक है। एक गृह मंत्री होगा तो 2-3 गृह राज्य मंत्री हो जाएंगे। एक रेल मंत्री है तो 2-3 रेल राज्य मंत्री हो जाएंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स। विदेश मंत्री है 2-3 विदेश राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री किसके अंडर में काम करते हैं, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट किसके अंडर में काम करते हैं, प्रधानमंत्री। कई बार उप मंत्री भी चुन लिए जाते हैं, डिप्टी मिनिस्टर, या आपने सुना होगा मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो जो इंडिपेंडेंट चार्ज या डिप्टी मिनिस्टर होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है कि उनके विभाग बहुत महत्व वाले नहीं, कैबिनेट की तरह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन वो किसी मंत्री से स्वतंत्र होते हैं। ठीक। यानी उसकी स्थिति कैबिनेट मिनिस्टर से नीचे और राज्य मंत्री से थोड़ा सा ऊपर, दोनों के बीच की स्थिति में आ जाता है। यानी ये इन दोनों के क्या हो जाते हैं, बीच में। तो उसको बोलते हैं मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज। समझ गए। कुछ मामलों में आप देखते हैं कभी कभी केंद्र में उप मुख्यमंत्री बनते हैं, डिप्टी पीएम बना दिए जाते हैं, या राज्यों में आप देखिए उप मुख्यमंत्री होते हैं, डिप्टी सीएम बन जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री जैसा कोई भी पद हमारे संविधान में नहीं मेंशन किया गया। ये पद संवैधानिक नहीं होते, ये पद पूरी तरीके से राजनीतिक होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, पॉलिटिकल ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए बनाए जाते हैं। एक मंत्री एक मुख्यमंत्री बन गया, अब दूसरा नेता है, बड़ा है, अब उसको कैबिनेट मंत्री बना देंगे तो उसको जूनियर वाली फीलिंग आएगी, कहेगा भाई हमको बढ़िया पद दीजिए, तो चलो तुमको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, दो बड़े नेता थे, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो प्रधानमंत्री तो एक ही आदमी बनेगा। पटेल की उम्र भी बहुत ज्यादा थी, बूढ़े हो चुके थे भाई, सक्रिय नहीं थे। तो जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बन गए। अब उनके आप आगे सरदार पटेल, अब उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए तो थोड़ा जूनियर वाली फीलिंग आएगी। तो बोलते ऐसा करते हैं उनको उप प्रधानमंत्री बना देते हैं, तो भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने, उन्हीं के कद के बराबर के नेता है लाल कृष्ण आडवाणी। अब लाल कृष्ण आडवाणी को अगर कैबिनेट मंत्री केवल बना के छोड़ दिया तो खराब लगेगा कि यार आडवाणी जी ऊपर हो, बेचारे उनके जूनियर है। तो बोले चलो आडवाणी जी को क्या बना देते हैं, डिप्टी पीएम बना देते हैं, भी खुश रहेंगे, मन लगा रहेंगे। तो ये केवल राजनीतिक पद होते हैं। योगी आदित्यनाथ को बनाए तो एक दो ओबीसी, एक आध दो इधर उधर के लोगों को क्या बना दिया, डिप्टी सीएम बना दिया, मन लगा रहे हम लोग का, और कोई बात नहीं। उनकी संवैधानिक हैसियत कैबिनेट मिनिस्टर वाली होती है। वो शपथ ग्रहण करेंगे तो उप मुख्यमंत्री की शपथ नहीं लेंगे, अब प्रधानमंत्री की शपथ नहीं लेंगे, वो किसकी शपथ लेंगे, कैबिनेट मंत्री। बस आप ये कह सकते हैं कि कैबिनेट मंत्रियों में सबसे सीनियर, ये कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर ही क्या होता है, डिप्टी पीएम या डिप्टी सीएम होता है। हालांकि संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री का कोई भी व्याख्या नहीं किया गया है। ये पूरी तरीके से कैसे पद होते हैं, राजनीतिक पद होते हैं, पॉलिटिकल। ठीक। अब देखिए कि इसमें नियुक्ति कर रहे हैं राष्ट्रपति, लेकिन अपने मन से नहीं करते। किसके कहने पर करते हैं, प्रधानमंत्री के कहने। प्रधानमंत्री जिसको कहेंगे उसको वो कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री जिसको कहेंगे उसको वो राज्य मंत्री बनाएंगे। ठीक। तो इसमें और प्रधानमंत्री को कौन चुनता है, लोकसभा की मेजोरिटी।
अब यहां पर सत्ता की धुरी है कौन? पीएम। जैसे राष्ट्रपति हम लोग पढ़ रहे थे तो बताया कि राष्ट्रपति अपने सारे काम प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद पर काम की सलाह पर करेगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य है, राष्ट्रपति के पास ये प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि राष्ट्रपति को सभी चीजों की जानकारी दे। तो प्रधानमंत्री की सहायता के लिए कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। उनकी सहायता के लिए कौन होते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, फिर मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज सब होते हैं। लेकिन इन सब का केंद्र बिंदु कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री ही सत्ता की धुरी होता है। धुरी का मतलब मेन आइटम वही है, उसी के ऊपर कैबिनेट टिकी है, उसके ऊपर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सब कुछ उसी के ऊपर टिका हुआ है। अब होता क्या है कि कई बार जैसे मान लीजिए कि किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने ठीक काम नहीं किया या गलती की या उसकी मौत हो गई, कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो गई तो पद खाली हो गया, तो फिर उसकी जगह किसी दूसरे को क्या बना दिया? फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। या किसी मंत्री को हटाना हुआ तो उसकी जगह चेंज करके दूसरे मिनिस्टर को ले आया, चेंज कर देते हैं मंत्री फटाफट। ठीक, भाई प्रधानमंत्री कहेगा राष्ट्रपति जी से कि इनको जो है कैबिनेट मंत्री बना दीजिए, इनको ये मंत्री बना दीजिए, राष्ट्रपति जी बना देंगे। इन केस प्रधानमंत्री मर गया या प्रधानमंत्री चेंज करना हुआ तो क्या प्रधानमंत्री चेंज हो सकता है? जैसे मंत्री आराम से मंत्री को चेंज होने में कोई दिक्कत नहीं, वो कभी भी चेंज हो, कभी भी बदल, रात को 12 बजे चेंज कर देंगे, हटाओ उसको। क्या प्रधानमंत्री बदल सकते हैं या राज्यों में क्या मुख्यमंत्री बदल सकते हैं? सवाल समझे? क्या प्रधानमंत्री केंद्र में प्रधानमंत्री, या देखिए जो केंद्र में आप पढ़ रहे हैं सेम स्टेट में यही चीज आएंगे, वहां इतना नहीं समझाएंगे, वहां बस बोलेंगे अनुच्छेद जोड़ो, कहानी खुद से आपको लिखनी होगी। तो ध्यान रखिएगा, जो सेंट्रल वाला है वही स्टेट वाला है, वहां पर लिखवाएंगे नहीं। तो अगर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री को चेंज करना हुआ या कल को अमित शाह बोले कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे मोदी जी की जगह, क्या ये हो सकता है? देखिए प्रधानमंत्री सत्ता की धुरी होता है, वो नहीं चेंज होगा। धुरी का मतलब उसी के ऊपर सब टिके हुए, तो ऊपर वाले चेंज हो जाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे वाला अगर हटेगा तो सब गिरेंगे। तो अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई, मान लीजिए इनकेस प्रधानमंत्री की मौत हो गई, तो प्रधानमंत्री की मौत होगी तो पूरी कैबिनेट रिजाइन करेगी। या अगर प्रधानमंत्री चेंज करना हुआ तो प्राइम मिनिस्टर पहले रिजाइन करेंगे, प्रधानमंत्री चेंज किए, रिजाइन किए मतलब पूरा मंत्रिपरिषद गया, वो त्यागपत्र सबका दे देंगे, हटे तो वो सब गए। फिर नए सिरे से ये जो मेजोरिटी वाले लोग हैं ये बैठेंगे, फिर ये एक नेता चुनेंगे। मान लीजिए कि इन्होंने चुना अमित शाह को, और ये नेता चुन के किसके पास भेजेंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अमित शाह को क्या बना देंगे? प्रधानमंत्री बना देंगे। अब उनसे पूछेंगे कि आप किसको किसको मंत्री बनाना चाहते हैं। भले ही वो सारे लोग फिर से रिज्यूम कर ले कि वही लोग फिर से आ जाए, लेकिन सबका शपथ ग्रहण फिर से होगा, सब शपथ लेंगे नए सिरे से। समझ गए? भले ही वही लोग रहे, सेम पद रहे, सेम मंत्रालय रहे। तो इसीलिए बताया कि सत्ता की धुरी हमारे यहाँ कौन है? प्राइम मिनिस्टर ही है, ये नहीं चेंज होगा। अगर ये गया तो सब गए। बिल्कुल। मेजोरिटी अपना नेता चुन के राष्ट्रपति के पास भेज देगी, पार्टी पार्टी हटा देगी, इनको चेंज हो जाएंगे। नहीं, राष्ट्रपति करेगी, तुरंत चेंज कर देंगे। मेजोरिटी ने चुना तो राष्ट्रपति करेंगे, सीधी बात, वो इसमें बट नहीं। वो सीधे उन्होंने कहा कि अब इनको प्रधानमंत्री बनना है तो उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दें, खत्म कर। हाँ, चुनाव कब होगा? तो 5 साल बाद होगा ना, हमने कहा बीच में ही, जैसे 2 साल बाद ही बोल रहे कि नहीं चेंज करना है। जैसे अक्सर राज्य मुख्यमंत्री बदल जाते हैं ना, 2 साल बाद 3 साल बाद, हरियाणा का लास्ट मोमेंट पर चेंज हो गया है। अगर मेजोरिटी ने दिया तो फिर राष्ट्रपति को सहमति लेने की कोई जरूरत नहीं। जैसे राज्यपाल, राज्यों में होता है कि भाई हरियाणा वालों ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री चेंज करो, पुराने रिजाइन किया, नए सिरे से बैठक हुई, नए व्यक्ति का नाम चुना गया, उन्होंने, राज्यपाल ने उसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया, सीधा पलटा। इंदिरा गांधी की मौत हुई, इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी का नाम दिया गया, राजीव गांधी को उन्होंने शपथ ग्रहण करा दी, प्रधानमंत्री बन जाएंगे सीधे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक,
तो मंत्री चेंज हो सकते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बदलते। समझ गए? अब इन्हीं सब से मिलके बनती है क्या? मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या बनती है? मंत्री परिषद। तो जो मंत्री परिषद होता है, आपसे पूछा जाए व्हाट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होगा? पीएम प्लस कैबिनेट मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री, प्लस उप मंत्री या ये मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्लस डिप्टी पीएम, उप प्रधानमंत्री अगर है, तो वो सब मिलके क्या बनेंगे? मंत्री परिषद। अब एक होता है मंत्रिमंडल, आपने सुना हो, कैबिनेट की बैठक चल रही, तो कैबिनेट में केवल शामिल होते हैं पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर। यानी अगर पूछा जाए व्हाट इज कैबिनेट, तो कैबिनेट में कौन कौन आएगा? प्रधानमंत्री और कैबिनेट। तो इसमें केवल यही लोग आएंगे। और वही दिया दीजिए मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो वो सारे लोग आ जाएंगे। तो किसकी साइज बड़ी है, किसका आकार बड़ा है? मंत्री परिषद का आकार बड़ा है और मंत्रिमंडल का आकार क्या है? छोटा है। कौन ज्यादा पावरफुल होगा? मंत्रिमंडल। इसमें शक्तिशाली लोग बैठे हैं, इसमें बच्चे लोग नहीं बैठे। तो सबसे पावरफुल कौन होता है? जैसे आपको पता ना कि योजना आयोग कैबिनेट की एक बैठक पर बना दे, कैबिनेट ने कह दिया तो बन गया। अक्सर बैठक मंत्री परिषद की आप नहीं सुनेंगे, किसकी सुनेंगे? कैबिनेट की बैठक हुई। जैसे राज्यों में कैबिनेट की बैठक हुई तो कौन कौन बैठा है? सीएम और कैबिनेट मिनिस्टर। केंद्र का मतलब प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। वही बोले मंत्री परिषद, यानी ये सारे लोग बैठ गए। क्लियर हुआ? हमारे संविधान में ज्यादातर जगहों पर मंत्री परिषद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल केवल अनुच्छेद 352 जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो वहां पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाते। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब देखिए पहले क्या होता था कि 90 का दशक आपको बताया कि बड़ा अशांति वाला दशक था हमारे राजनीति में, क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक खींचातानी हुई। गठबंधन का एक दौर चला, बताते 96 में चुनाव हो गए, 98 में चुनाव हो गए, 99 में चुनाव हो गए, किसी को पूर्ण बहुमत मिलता ही नहीं था। 272 किसी को नहीं आता था, कोई 150 160 तक पहुंचते थे सब। तो फिर बाकी सब दलों से जोड़ बटोर के, किसी से 10, किसी से 20, किसी से 5, किसी के 2 4, जो जितना मिलता था बटोर बटोर के वो लोग क्या करते थे, 272 के आंकड़े तक पहुंचते थे। तो 90 के दशक में पूरा समझ लिया कि क्या चला है, गठबंधन का ही दौर चलता था। अब गठबंधन मान ली कि भाजपा की सरकार बनी, 150 उनके पास सांसद हैं, बाकी 120 सांसद उधार लिए गए, 120-25 दूसरे पार्टियों से, कुछ ममता बनर्जी ने दिए, कुछ इन्होंने दिए, कुछ उन्होंने दिए, ले दे के अपना सरकार बना ली। ठीक, अब सरकार बना तो लिए, पार्टियां मदद भी कर देंगी, चलिए हम आपको जो है कि सपोर्ट कर रहे हैं सरकार बनाने में, लेकिन हमको भी मंत्री बनना है। तो फिर वो किसकी मांग करेगी? जैसे कम्युनिस्ट पार्टियों ने कहा कि भाई हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, सरकार को बाहर से समर्थन करेंगे। तो बाहर से समर्थन करने का मतलब हम मंत्री परिषद में नहीं रहेंगे, बस जब गिनती होगी तो 272 आपका हम पूरा करा देंगे। इसी को क्या बोलते हैं? बाहर से समर्थन देना। और सरकार में शामिल होने का मतलब मंत्रालय मिलेंगे। तो वही जब बताया था कि 2004 से 2009 के बीच जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, मनमोहन सिंह पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो कम्युनिस्ट पार्टियों ने बाहर से सपोर्ट किया था। तो इसलिए लोकसभा का स्पीकर का पद उनको दे दिया गया कि ठीक है, आपको एक स्पीकर का अच्छा पद दे दिया जा रहा है। ठीक, तो जो पार्टियां सरकार में शामिल होती थी तो सरकार पर दबाव बनाती थी कि हमको इतना मंत्री पद दिया जाए। तो किसी को 2, किसी को 4, किसी को 6, किसी को 8 करते करते भाई सबको बांटना है। 25 पार्टियों से समझौता किए, सबको चाहिए 2-2 4-4, अपने भी हैं उनको भी चाहिए। तो पता चला मंत्री पद, ढेर सारे मंत्री बन रहे हैं, 100 मंत्री बन रहे हैं, 125 मंत्री बन रहे हैं। अब 100 125 मंत्री बनाने का मतलब समझ रहे हैं प्रशासनिक खर्चा कितना बढ़ेगा सरकार का? भाई मंत्री है तो मंत्री को गाड़ी चाहिए, मंत्री को ऑफिस चाहिए, उसको स्टाफ चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए। तो प्रशासनिक खर्चे बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे, क्योंकि मंत्री परिषद का आकार क्या था? बहुत बड़ा था। और गठबंधन का दौर था, उसको कम किया नहीं जा सकता था। तो बाद में 2003 में 91वां संशोधन किया गया, और 91वां संशोधन करके 91st अमेंडमेंट, और कहा गया कि मंत्री परिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता, 15%। अब कुल सदस्य संख्या कितनी है? 543। अब इसका 15% कितना होगा?
अरे 10% कितना होगा? 54। 5% कितना होगा? 27। 54 27 कितना होगा? 81। राउंड फिगर के लिए एक और जोड़ लेते हैं, 82 मान लिया। ठीक, तो केंद्र में किसी भी हाल में 82 से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। सेम यही चीज राज्यों के लिए। अब जैसे यूपी है, यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं, तो यूपी में बताइए अधिक से अधिक कितने मंत्री होंगे? 403 का 15% निकालिए। अरे 40। 400 का 10% कितना होगा? 40। 5% 20, तो 40 20 कितना हो गया? 60। एक और जोड़ लेते हैं, 61। ठीक, यानी यूपी में अधिक से अधिक कितने मंत्री होंगे? समझ गए? बिहार है 243, तो बिहार में अधिक से अधिक कितने मंत्री होंगे? 243, 10% कितना हुआ? 24। 5% 12, 24 12 कितना हो गया? 36। एक और मान लिया, 37। समझ गए? क्लियर हुआ? राज्यों में हालांकि मिनिमम का क्राइटेरिया है, लेकिन अभी हम लोग राज्यों की बात नहीं कर रहे, आपको लोकसभा की बात कर रहे हैं। यानी अधिक से अधिक मंत्री कितने होंगे? 15% ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते केंद्र में। समझ गए? अब इसमें और बहुत सारी चीजें हैं इन मंत्रियों से जुड़ी हुई बातें, कि जैसे बताइए कि प्रधानमंत्री उसका मंत्रिपरिषद तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक लोकसभा में इनके साथ क्या है? मेजॉरिटी, बहुमत। अगर एक भी कम हो गया तो उनको हटना पड़ेगा। 272 से 71 भी हो गए तो फिर ये अस्तित्व में नहीं रहेंगे। कई बार होता है ना कि सरकारें हट जाती हैं, टूट गए ये लोग, हट जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि वोट से सरकार हार गई। तो ये तब तक अस्तित्व में रहेंगे जब तक मेजॉरिटी का लोकसभा में इनको साथ। बाकी इनको किसी चीज से दिक्कत नहीं, बस दिक्कत किससे है? मेजॉरिटी से। मेजॉरिटी जब तक इनका साथ देगी तब तक ये अस्तित्व में बने रहेंगे लोकसभा में। राज्यसभा से इनका मतलब नहीं। तो जिसकी वजह से आप अस्तित्व में किसकी वजह से हैं? लोकसभा की वजह से। तो जिसकी वजह से आप अस्तित्व में होते हैं तो उसी के प्रति आपका उत्तरदायित्व होगा, अकाउंटेबिलिटी। जैसे आप घर से सुबह सुबह निकले अपना घूमने फिरने, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के, किसी पड़ोसियों ने पूछा, कहा भाई कहाँ घूम रहे हो आजकल? पढ़ाई लिखाई नहीं करते, खाली आवारागर्दी करते, इतने समय से तैयारी कर रहे हो, कहा किया आज तक? लेकिन तुमसे मतलब। कोई दोस्त पूछा कहाँ है आवारागर्दी कर रहे हो, पढ़ क्यों नहीं रहे? तो आप क्या बोले? तुमसे क्या मतलब भाई? मेरा फालतू पैसा क्यों बाप का बर्बाद करे? हमारे बाप का पैसा उड़ा दे, जला दे, तुमको क्या दिक्कत हो रही है? हमारी क्या मर्जी, हम क्यों क्यों तुम्हारा जवाब दें? लेकिन वही पता चला आप घर से निकले, आपके पिताजी बोल रहे बेटा कहाँ घूम रहे हो, पढ़ते लिखते क्यों नहीं? तो उनको क्या बोलेंगे? आपसे मतलब, उनसे तो नहीं बोल पाएंगे। तो उनको आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। वहाँ तो बोलेंगे पैसा उड़ाने जा रहे हैं, दूसरा बोले ना उड़ा रहे हैं, जब बाप का पैसा उड़ा दें, वहाँ बोलेंगे बाप को पैसा उड़ा रहे हैं, जाइए। तो वहाँ तो आपको सही कारण बताना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उनकी वजह से ही टिके हुए हैं। अगर उनका समर्थन उन्होंने खींच लिया तो फिर आप किसी लायक नहीं बचेंगे, अस्तित्व आपका समाप्त। जिस दिन आपका उनके बिना अस्तित्व बनने लगेगा फिर उनकी भी नहीं सुनेंगे। और जब अपना कमाएंगे तो बोलेंगे ना अपना पैसा उड़ा रहे हैं, मैं आप काहे परेशान हो रहे हैं? आप कब तक सुनेंगे? जब तक उनकी वजह से आप अस्तित्व में हैं। समझ गए? पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं, उनको आप चाहे गाली दे दें चाहे लड़ाई, उससे कोई मतलब नहीं, कोई जवाब नहीं देंगे। दोस्तों से कोई मतलब नहीं। तो आप उत्तर किसको देंगे? जिसके प्रति आप अस्तित्व में हैं, जिसकी वजह से। तो ये सरकार किसकी वजह से अस्तित्व में है? लोकसभा। तो इनका उत्तरदायित्व भी किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति। और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे हम लोग पहले एनसीसी में परेड करते थे, पता चला कि परेड थम हुआ, जिसको जहाँ रुकना था एक कदम आगे जाके रुका। यहाँ पता चला परेड चल हुआ तो पहले बायां पैर दाहिना हाथ निकालना था, पता चला दाहिना पैर बायां हाथ निकाल दिया, दिक्कत हो जाएगी। अब गलती किया कोई एक, सजा मिलेगी सबको।
2400 लोग राइफल उठाइए, वो भी ग्राउंड का 3-4 चक्कर लगा के आइए। इसी क्या बोलते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व। पता चला क्लास में कुछ है, कुछ आपसे पूछे, किसी एक ने नहीं बताया, आप सबसे पूछना शुरू कर लिया, आज पूछवे करें सबसे बढ़िया से, तो पता चला गड़बड़ी किया कोई और, सजा मिलेगी सबको। तो इसी को क्या बोलते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व। जब आप समूह में रहते हैं, जब आप ग्रुप में रहते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी आपकी सामूहिक रूप से बनती है। ठीक, तो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। समझ में है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का जो मतलब होता है कि जैसे आप देखेंगे कि कई बार मंत्रियों से कुछ गलती हो जाती है, कुछ गड़बड़ी कर दिया किसी मंत्री ने, या प्रधानमंत्री यही कुछ बोल के उल्टा सीधा नहीं, कभी बोलते बोलते इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा बोल जाते हैं, गड़बड़ बोल जाते हैं, गलत हो गया कुछ, तो कभी मंत्रिपरिषद स्वीकार नहीं करेगी कि गलती हुई है, या किसी मंत्री ने गलती की तो सब मिल के बचाएंगे, नहीं नहीं कोई गलती नहीं, क्योंकि अगर एक की गलती मानी जाएगी तो वो सबकी मानी जाएगी। एक ने नहीं गलती की, सब ने गलती कि जैसे अभी 2 साल पहले आपने सुना होगा 2022 में कि एक लखीमपुर खीरी के सांसद थे, उनके यहाँ कुछ रैली थी, कुछ किसान प्रदर्शन कर रहे थे, बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, कि किसान मर गए। अब तुरंत अब दबाव बना कि मंत्री, गृह राज्य मंत्री थे, उनको सस्पेंड किया जाए, हटाया जाए, ये हो वो। सरकार के उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि बेटा जेल में है, गलती थी लेकिन गलती स्वीकार नहीं, क्योंकि अगर एक की गलती हुई तो फिर सबकी माने, सबसे रिजन माने जाए। इसीलिए कोई भी प्रस्ताव जब आता है लोकसभा में तो उसको सब मिल के वोटिंग करते हैं। जब लोकसभा की आप बैठक देखेंगे तो सत्ता पक्ष के सारे सांसद बैठे होते हैं, कि किसी खिलाफ कोई भी प्रस्ताव किसी मंत्री के खिलाफ आ गया, सब अगर पास हो गया तो सब रिजाइन कर जाएंगे। उस मामले में सावधान रहता है, क्योंकि उत्तरदायित्व तो कैसा होता है, सामूहिक। अगर एक ने प्रस्ताव किसी के खिलाफ आएगा ही नहीं, आएगा तो पूरी मंत्रिपरिषद जाएगी, मंत्रिपरिषद के ही खिलाफ आएगा, समझ गए। तो किसी एक ने गलती की तो सबकी गलती मानी जाएगी और सबको उसकी सजा मिलेगी, समझ गए। तो इसी को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व कॉन्सेप्ट कहाँ पर होता है, लोकसभा में। किसका, मंत्रिपरिषद। राज्यसभा से इसका कोई मतलब नहीं है उत्तरदायित्व का। कई बार कुछ जगहों पर किताबों में हमने देखा है गलती से लिख देते हैं कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है, संसद नहीं। समझ गए लोकसभा के प्रति क्यों है उत्तरदायित्व, क्योंकि वो लोकसभा की वजह से ही अस्तित्व में है। और उत्तरदायित्व की प्रकृति कैसी है, सामूहिक, कलेक्टिव। क्लियर हो गया। तीसरी चीज की अब ये जो मंत्रिपरिषद है, जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद है, इसमें आपको बताया कि ये तब तक अस्तित्व में रहेंगे जब तक लोकसभा में इनके पास क्या है, मेजोरिटी है। एक भी कम हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो ये लोकसभा की वजह से ही अस्तित्व में होते हैं। ठीक, अब लोकसभा की वजह से ही अस्तित्व में होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये सब लोकसभा से ही हो। ये लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा से भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। जैसे इसके पहले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो कहाँ से थे, राज्यसभा से थे। या स्मृति ईरानी जब पहली बार मंत्री बनी तो वो भी कहाँ से थी, राज्यसभा से थी। या अब अभी मोदी जी हैं लोकसभा से। मतलब वो कहीं से हो, मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री, कहीं से हो, बस जब वोटिंग हो तो लोकसभा में इतने लोगों का समर्थन उनको चाहिए। बाकी वो लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं और राज्यसभा के, यानी प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि लोकसभा से ही हो, हालांकि अस्तित्व तो लोकसभा से है लेकिन वोटिंग से उनको चाहिए। ठीक, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं, तो क्या उसको मंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। कल को सरकार हमको बहुत एक सर बहुत बढ़िया पॉलिटी पढ़ा रहे, चलिए आपको कानून मंत्री बना देते हैं, तो क्या हम मंत्री बन सकते हैं। ठीक, तो अगर कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, इधर लोकसभा और राज्यसभा, तो भी उसको मंत्री इवन प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। बस उसको शपथ ग्रहण जिस दिन होगा उस दिन से 6 महीने का समय दिया जाएगा। 6 महीने के अंदर अंदर उनको किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक,
तो किसी जिस सदन के सदस्य हो जाएंगे फिर वो परमानेंट रहेंगे, कि जैसे, और ये राज्यों में भी यही होता है कि जैसे जब योगी आदित्यनाथ को पहली बार यूपी मुख्यमंत्री बनाया गया तो यूपी विधानसभा विधान परिषद के सदस्य नहीं, वो कहाँ के सदस्य थे, लोकसभा के मेंबर थे। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, फिर वो यूपी की विधानसभा से उन्होंने सदस्यता ली, तब जाके वो मुख्यमंत्री पद कंटिन्यू किया। ठीक इस बार योगी आदित्यनाथ विधानसभा से गए, पहली बार विधानसभा में शामिल हुए। जैसे स्मृति ईरानी जब मंत्री बनी थी तो वो भी कहाँ से थी, राज्यसभा से। या मनोहर पर्रिकर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मनोहर पर्रिकर का नाम सुना है, रक्षा मंत्री थे, वो गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, गोवा के मुख्यमंत्री थे। उनको कहा गया कि केंद्र में उनको रक्षा मंत्री बनना है, तो उन्होंने आके रक्षा मंत्री पद की शपथ ले ली। फिर उसके बाद 2 महीने बाद उन्होंने राज्यसभा की क्या ली, सदस्यता ली। राज्यसभा के मेंबर, क्योंकि इलेक्शन होता रहता है, उसके वो सदस्य बने। और राज्य में भी यही होता है। और हमारे यहाँ बताया कि जितना यूज होता है उससे कहीं ज़्यादा मिसयूज भी होता है, लोग मिसयूज बहुत ज़्यादा करते हैं चीज़ों का। और इसका हुआ उदाहरण तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जयललिता के ऊपर, जयललिता थे अम्मा जी, तो अम्मा जी उनको ऐसे नहीं कहा जाता था, बहुत भयानक राजनेता थी वो। उन्होंने क्या किया कि हुआ ये था कि आंध्र प्रदेश, यहाँ पर तमिलनाडु में चुनाव हुआ था 1997 में। तो जब चुनाव हुआ तो जो उनकी पार्टी थी AIADMK, उनको मेजोरिटी मिली। लेकिन था क्या कि उसके ठीक पहले सीबीआई ने उनके ऊपर केस किया हुआ था, उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला था। तो आय से अधिक संपत्ति के मामले की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाई थी, चुनाव लड़ी नहीं। लेकिन राज्य में जब चुनाव हुआ तो उनकी पार्टी क्या हो गई, जीत गई, मेजोरिटी मिल गई। अब बसपा को मेजोरिटी मिलेगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बहन जी ही बनेंगे, कोई और तो बनेगा नहीं। तो ये हुआ कि AIADMK को मेजोरिटी मिल गई, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अम्मा जी ही बनेंगे। लेकिन समस्या था कि अम्मा जी चुनाव नहीं लड़ी थी। तो युवा के ऐसा करते हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला देते हैं, बाद में 6 महीने के अंदर वो किसी न किसी सीट खाली करा के चुनाव लड़वा लिया जाएगा। नहीं होता है, कोई विधायक रिजाइन कर देगा, उसकी सीट पर वो क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, फिर जीत के पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, 6 महीने का समय दिया गया कि 6 महीने के अंदर आपको चुनाव लड़ना है, उसके बाद आप मुख्यमंत्री कंटिन्यू करेंगे। अब 6 महीने के अंदर उन्होंने जब चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरा तो पता चला इलेक्शन कमीशन ने उनका पर्चा खारिज कर दिया कि आपके ऊपर ज़्यादा लंबी सजा वाला क्राइम है, आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते। तो जब चुनाव लड़ ही नहीं सकती तो फिर सदस्य कहाँ से बनेंगे, जब सदस्य कहाँ से बनेंगे तो मुख्यमंत्री पद कैसे कंटिन्यू रहेगा। तब तो फिर पद क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अम्मा जी ने कहा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने क्या किया, तो कहा गया कि भाई अब तो समस्या है, बोला नहीं समस्या हम ठीक कर लेंगे। उन्होंने क्या किया कि बड़े आराम से 5 महीना 29 दिन शासन किया, और 30 दिन मतलब 6 महीना पूरा होने से पहले 5 महीना 30वें दिन गई और जाके उन्होंने राज्यपाल के पास अपना रिजाइन सौंप दिया, त्याग पत्र दे दिया। ठीक, फिर 31वें दिन पहुंच गए कि फिर से नए सिरे से हमको शपथ दिलाइए, फिर से 6 महीने की हमको समय दीजिए, क्योंकि ये तो लिखा है कि 6 महीने के अंदर उनको शपथ ग्रहण कर 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य लेना होगा। कितनी बार है ये तो लिखा ही नहीं। तो पता चला राज्यपाल भी चौंक गए, ये क्या तमाशा चल रहा है। पता चला कि तब तो कोई बिना सदस्य हुए वो पता चला 5 साल निकाल देगा, हर 5 महीना 29 दिन बाद रिजाइन करे, फिर तो पहुंच जाए 30वें दिन की शपथ दिलाओ, फिर से 6 महीने का टाइम मिला, फिर 5 महीना 29 दिन रिजाइन किए, बोले फिर 6 महीने का टाइम। तो फिर हाथ जोड़ा गया, संशोधन किया गया और बोला गया कि ये 6 महीने की सुविधा केवल कितनी बार मिलेगी, एक बार, बार बार नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अम्मा जी का नाम इसीलिए अम्मा था, तो भारी पड़ जाती थी। खैर, तो हमारे यहाँ व्यवस्था में छूटें दी गई हैं, व्यवस्था इसीलिए दी गई कि सिस्टम चले, रुके ना। लेकिन बता ना, यूज से ज़्यादा मिसयूज होता है। लेकिन हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की भी बड़ी अजीब विशेषता है कि संविधान सब अपने आप ठीक भी कर लेता है, ज़्यादा आप मिसयूज करेंगे तो फिर बढ़िया से लपेट भी लेता है संविधान। लास्ट अगर आप पढ़ गए तब आपको विश्वास होगा कि वाकई संविधान बनाने वाले बहुत होशियार लोग थे, बहुत सोच समझ के व्यवस्थाएं बनाई गई। इवन जब इसी 6 महीने वाली रियायत का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था 2008 में, झारखंड के एक नेता थे शिबू सोरेन। अभी जैसे है ना हेमंत सोरेन है झारखंड के CM, जो अभी जेल में है, उनके पिताजी थे शिबू सोरेन। तो शिबू सोरेन झारखंड के सबसे बड़े नेता थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहा जाता है कि झारखंड राज्य के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो 2008 से पहले 2004 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उनके
वो उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था और सांसद बन गए थे, और केंद्र में उनको कोयला मंत्री पद दिया गया था। कोयला मंत्री वो थे क्योंकि राज्य में उनकी पार्टी कुछ खास नहीं कर पा रही थी। लेकिन 2008 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिली झामुमो को, और भाजपा के साथ मिलकर ये मेजॉरिटी में आ गए। अब सोचिए, केंद्र में वो कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे और राज्य में बीजेपी की सपोर्ट में आ गए। अब इनको था कि हमें मुख्यमंत्री बनना था भाई, उनका सपना था भाई झारखंड का मुख्यमंत्री बन जाए, कहाँ मुख्यमंत्री बने पड़े, और थे वो सांसद। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि उसको छोड़ते हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, फिर उसके बाद 6 महीने का समय मिल जाएगा, फिर चुनाव लड़ेंगे, इधर रहेंगे। तो उन्होंने केंद्र में जो कोयला मंत्री पद था उससे उन्होंने रिजाइन कर दिया। लोकसभा की सदस्यता से भी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, सदस्यता छोड़ दी, और झारखंड में आके मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, मुख्यमंत्री बने। फिर एक मुख्यमंत्री बन गए, फिर 6 महीने के अंदर अंदर आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने पर्चा भरा, 3 महीने बाद अब चुनाव लड़ा। नवंबर 2008 में चुनाव हुआ तो पता चला, अरे 2007 में चुनाव हुआ तो पता चला वो अपनी जो गृहनगर उनकी सीट थी तमाड़ से वो चुनाव लड़े थे, और पता चला वो चुनाव हार गए। चुनाव हार गए तो सोचिए कितनी भयानक बेइज्जती हुई, और क्या क्या गया उसका। केंद्र में मंत्री पद छोड़ के आए थे, लोकसभा की सदस्यता रिजाइन कर दिए थे, अब क्योंकि चुनाव हार गए हैं तो मुख्यमंत्री पद से भी क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। अब विधायक भी नहीं बचे, विधायक भी नहीं बचे बेचारे, राजनीति ही खत्म हो गई। उसके बाद वो कभी उभर ही नहीं पाए कि ज़्यादा फायदा कमाने की कोशिश के चक्कर में ऐसा गया कि फिर खत्म ही हो गया, कैरियर ही खराब हो गया उनका। जबकि वो सबसे बड़े नेता थे, सबसे बड़ा कट था उनका, ऐसा कटे कि फिर वो उठे नहीं दोबारा। शिबू सोरेन उनके बाद से शांति हो गई। इतनी घनघोर बेइज्जती हुई, सोचिए लालच में क्या क्या छोड़ के आए थे, और विधायक के लायक भी नहीं बचे। उनका फिर एक विधायक रिजाइन करता है, फिर बाद में फिर उनकी इलेक्शन भी होता है भाई, उपचुनाव होता है ना, बताना बाई इलेक्शन। तो कोई सीट छोड़ेगा तो भाई सभी चुनाव हो चुके हैं, कोई सीट रिजाइन करेगा तो बाई इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन में तो जीत ही जाते हैं, अपने भाई अपना ही विधायक है उसी पार्टी का, तो फिर से जीत ही जाएगा। और वो इतने बड़े नेता थे, उनको तो जीतना ही था, और उनकी गृहनगर की सीट थी तमाड़, अपनी ही सीट हार गए। तो संविधान में बताया कि व्यवस्थाएं बहुत सोच समझ के बनाई गई, और कभी कभी ऐसा झटका लगता है कि बढ़िया बढ़िया लोग बाहर नहीं निकल पाते। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बहुत, संविधान जब आप पूरा पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, ये बहुत हल्की फुल्की चीज़ नहीं है, बहुत सोच समझ के और बहुत व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है कि बहुत हौच पौच ना हो सिस्टम में। इसीलिए आप देखिए हमारे व्यवस्था कभी गड़बड़ नहीं होती, उथल पुथल नहीं होती। भाई व्यवस्था दी है कि ठीक है, चलिए आप इसके भी सदस्य नहीं है, इसके हो जाएगी, नहीं है चलिए 6 महीने का समय दिया, बन जाओ भाई, कोई भी बन जाओ, बस बनिए आप। लेकिन सदस्य तो जरूरी है, 6 महीने के बाद फिर मौका नहीं मिलेगा, और मौका केवल कितनी बार मिलेगा, एक बार। समझ गए? चलिए, अब इसके बाद एक चीज जो होती है कि जैसे मान लीजिए कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो लोकसभा की बैठक में हिस्सा लेंगे, राज्यसभा के सदस्य हैं वो राज्यसभा की बैठक में हिस्सा लेंगे। दोनों मेंबर्स अलग अलग होते हैं और दोनों अपने अपने हाउस में ही बैठेंगे। लोकसभा वाला लोकसभा में, राज्यसभा वाला राज्यसभा में। ऐसा नहीं कि राज्यसभा वाला लोकसभा में घुस के देख रहा है कि क्या चल रहा है, या लोकसभा वाला जाकर राज्यसभा में बैठा हुआ है, चलो हम भी जरा बैठ के देखें क्या चल रहा है। नहीं हो सकता, जो जिस हाउस का मेंबर है उसी में जाएगा। अगर धरेगे दूसरे सदन में तो पेनल्टी पड़ जाएगी, स्पीकर पकड़ लेगा, इनका जुर्माना लगा देगा, पैसा काट लेगा। प्रॉपर नज़र रखी जाती है कि जो जिस हाउस का मेंबर है वो उसी में बैठेगा। लेकिन प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को छूट होती है, वो संसद की दोनों सदनों की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं, बहस कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन मतदान केवल कहाँ करेंगे, अपने ही सदन में करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो लोकसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा में बैठक होती है तो वहाँ भी जाते हैं, बहस करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। लेकिन जब वहाँ पर बैठक, वहाँ पर जब वोटिंग होगी तो वहाँ पर वोट नहीं करेंगे, वो कहाँ करेंगे, लोकसभा। या मनमोहन सिंह थे, वो राज्यसभा के सांसद थे, जब लोकसभा की बैठक होती थी उसमें वो हिस्सा लेते थे, सवाल जवाब करते थे, बहस होती थी। लेकिन जब वोटिंग होती थी, अपने ही सरकार को बचाने के लिए वोट होता था, वोट वो नहीं कर पाते थे, वो केवल कहाँ करेंगे, राज्यसभा। समझ गए?
यानी प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद संसद की दोनों सदनों की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं, बहस कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन मतदान केवल कहाँ पर करेंगे? अपने ही सदन में करेंगे, किसी और सदन में नहीं करते। क्लियर हुआ? चल इसको पहले लिख लीजिए, नहीं तो फिर आगे निकल जाएंगे तो फिर मामला आपका बहुत छूट जाएगा, क्योंकि ये जटिल होते होते मामला फिर बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा। लिखिए प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। लास्ट में क्या लिखा थे? लोकसभा का चुनाव कितने साल में होता है? 5 साल पर होता है ना, लिखवाए थे। चलिए अब आ जाइए प्रधानमंत्री। लिख लीजिए अनुच्छेद 75 एक, आर्टिकल 75(1), या पहले लिख लीजिए, अनुच्छेद मत लिखिए, पहले लिखिए प्रधानमंत्री होता कौन है। लिखिए प्रधानमंत्री, फिर से लिखिए प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री कौन होता है लोकसभा में? बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, लीडर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री बोलते हैं। समझ गया? सिंपल सी बात है, बस सबसे सिंपल यही है प्रधानमंत्री की परिभाषा, कि जो भी लोकसभा मेजोरिटी का लीडर होगा वही क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक, अब लिखिए अनुच्छेद 75 एक, आर्टिकल 75(1), प्रधानमंत्री की नियुक्ति द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। हो गया? तो किसकी सलाह पर करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक, तो लिखिए अनुच्छेद 74, 74, अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, टू एड एंड एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या होगा? मंत्री परिषद होगा। ठीक, ये पहले भी आपको समझा चुके हैं, एक दो बार बताया था कि जब राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे वहां पर आया था। अब मंत्री परिषद होता क्या है? लिखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद बराबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लिखिए मंत्री परिषद बराबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज इक्वल टू मंत्री परिषद बराबर पीएम यानी प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री प्लस राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्लस उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर, उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर प्लस उप प्रधानमंत्री, डिप्टी पीएम, उसके आगे ब्रैकेट में यदि है तो, इफ, डिप्टी पीएम ब्रैकेट में इफ, यदि है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक, ये सबको बॉक्स बना लीजिए, इसको एक बॉक्स में रख कर लीजिए। समझ गया? तो मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होगा? सारे शामिल होंगे। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 74। नहीं भाई, इसमें कहा 800 ड्यूटी।
चलिए, अब इसके बाद लिखिए मंत्रिमंडल, कैबिनेट, मंत्रिमंडल कैबिनेट, ऑब्लिक उसी को लिख लीजिए, इंग्लिश हिंदी में भी कैबिनेट लिखे, मंत्रिमंडल ऑब्लिक कैबिनेट, हिंदी में भी, इंग्लिश में केवल कैबिनेट, हिंदी में मंत्रिमंडल ऑब्लिक कैबिनेट, मंत्रिमंडल ऑब्लिक कैबिनेट इज इक्वल टू बराबर पीएम प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री। इसको भी बॉक्स बना लीजिए और इस बॉक्स पर लिख लीजिए अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352 कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री। तो 352 आपको जब राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ा रहे थे तो वहां पर आपको बताया था कि राष्ट्रीय आपातकाल किसकी लिखित सलाह पर आएगा, मंत्रिमंडल के। तो ध्यान रखेंगे ये जो मंत्रिमंडल शब्द है किस अनुच्छेद में केवल इस्तेमाल किया गया है, 352 में, नहीं तो ज्यादातर जगहों पर क्या इस्तेमाल किया गया है, मंत्रिपरिषद शब्द का ही इस्तेमाल किया गया। समझ गया, हो गया। फिर लिखिए 91वां संशोधन 2003, 91वां संशोधन 2003, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, ब्रैकेट में प्रधानमंत्री समेत इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री समेत ब्रैकेट क्लोज, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा, shall not exceed the 15% of the total members of the House of People या लोकसभा। प्रधानमंत्री समेत लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता, यानी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 15%। किसका, लोकसभा का, यानी कि इनकी कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। ब्रैकेट में लिखा अनुच्छेद 75(1)(a), 75(1)(a, समझ गए। तो पहले इसकी कोई सीमा नहीं थी, अब सीमा कितनी हो गई है, 15%। ठीक, अब देखिए यही 91वां संशोधन जब राज्य पढ़ाएंगे तो वहां भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, समझ गए। तो ये किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, अनुच्छेद 75(1) में क्या किया गया है कि मंत्रिपरिषद के आकार को क्या कर दिया गया है, लिमिटेड कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया। ठीक, चलिए फिर लिखिए 75(2), 75 ब्रैकेट में 2, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, यानी किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो पद पर रहेंगे। ठीक, फिर लिखिए अनुच्छेद 75(3), 75(3), मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स shall be collectively responsible to the House of People, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होगा, उत्तरदायी होगा। समझ गए, सामूहिक उत्तरदायित्व तो आपको समझाया था क्या होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति होती है। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब आपको समझा दिया था। चलिए फिर कैबिनेट और मंत्रिमंडल, फिर लिखे उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। चलिए उप प्रधानमंत्री वगैरह को कल देख लिया जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स देखते हैं हम लोग। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, बताया ना ये सब टॉपिक थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें सारी चीजें आपको समझ के चलनी होंगी। ठीक है, मिलते हैं।